सार्वी को लेकर रुद्र सिंघानिया मेंसन के लिए निकल गया था। अपने सीने में सिमटी सार्वी को देख रुद्र ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा और खुद सार्वी के साथ बैंक सीट पर बैठ गया। वहीं वीर का इशारा पाते ही सिया और मीरा भी उसी गाड़ी में बैठ गई। उनकी गाड़ी वहां से जाते ही वीर ने अब जलती नजर आहान पर डाली, जो उसके साथ खड़ा उस गाड़ी को देख रहा था जिसमें अभी सार्वी बैठ कर गई। वीर की नजरें खुद पर महसूस कर आहान सिर झुकाए बोला, मुझे नहीं पता अंकल कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों उस कमरे तक कैसे पहुंचे? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तुम दोनों खुद चलकर कमरे तक गए हो और जिस तरह से तुम लोग बिहेव कर रहे हो उससे साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों ने ड्रिंक की है। वीर गुस्से में दांत पर दांत जमाए बोला। वही ड्रिंक करने की बात सुनते ही आहान के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। उसे इतना तो याद था कि उसने सिर्फ एक ग्लास ही ड्रिंक पी थी और एक ग्लास में इतना नशा तो उसे कभी नहीं होता था। अपने डैड के साथ बिजनेस पार्टी में जाने पर वो कभी कभी थोड़ा ड्रिंक कर भी लेता, लेकिन सुबह तो उसे सब कुछ याद रहता, लेकिन आज उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सोच सोच कर ही उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसके हाथ अपने सिर पर आ गए। वहीं वीर बड़ी ही बारीकी से उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीर देख उसने उससे नजर फेरी और अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ सिंघानिया मेडिसन चलना होगा, क्योंकि अंकल मुझे भी सिंघानिया मेडिसन ही जाना है, क्योंकि मुझे हीरोइन से बात करना है। आहान ने धीरे से कहा और वीर के साथ गाड़ी में बैठ गया। उनकी गाड़ी के वहां से जाते ही उस क्लब के बाहर एक और गाड़ी रुकी, जिसमें से कुछ लोग बाहर आए। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग मीडिया वाले हैं। जितनी जल्दी वो लोग अंदर गए उतनी ही जल्दी वो लोग बाहर भी आ गए, क्योंकि अंदर वीर के बॉडीगार्ड ने क्लब बंद करवा दिया था। अब वीर के बॉडीगार्ड को वहां देख उनकी हिम्मत वैसे भी नहीं हुई आगे बढ़ने की, इसीलिए वो लोग वापस चले गए। दिव्या ने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से आहान और सार्वी की लाइफ में जरूर भूचाल आ गया था। वीर की गाड़ी सिंघानिया मेंसन के पार्किंग में आकर रुकी, जहां रुद्र की गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। आहान ने एक गहरी सांस ली और रुद्र के साथ अंदर आया। आहान ने सब तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे लिविंग में कोई नहीं दिखा। वीर चलते हुए सीधा सार्वी के कमरे के दरवाजे के बाहर आया। आहान भी उसके पीछे आया। वीर ने डोर नॉक किया तो मीरा ने दरवाजा खोला। वीर और आहान अंदर आए। सार्वी बेड पर लेटी थी और उसके सिरहाने बैठा रुद्र उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। सार्वी की हालत बहुत खराब लग रही थी। एक तो कल क्या हुआ उसके बारे में कुछ याद न आना, ऊपर से उसके और आहान के बीच ऐसा कुछ हो जाएगा, उसकी वजह से वो हद से ज्यादा पैनिक हो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देख सिया खुद मीरा से लिपट कर रो रही थी। आहान को खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो कल का पूरा वाकया सार्वी की लाइफ के डिक्शनरी से हटा देता। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सबकी नजर उस तरफ गई। एक सर्वेंट डॉक्टर के साथ खड़ी थी। रुद्र ने उन्हें अंदर आने को कहा। डॉक्टर अंदर आई और
सार्वी को चेक करने लगी। उसकी हालत देख पहले उन्होंने उसे हाई फीवर का एक इंजेक्शन लगाया क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तप रही थी। रुद्र एकटक अपनी फूल सी बच्ची को देख रहा था जिसका चेहरा पिला पड़कर मुरझा गया था। मिस्टर सिंघानिया ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें इतना हाई फीवर हो गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए, शाम तक बेटर फील होगा, डॉक्टर ने कहा और कुछ मेडिसिन उसे देने को कहकर चली गई। इतनी देर से रोने की वजह से सार्वी की पलकें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में सो गई। उसके सोने के बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और उसके माथे को प्यार से चूम सबको कमरे से बाहर निकलने को कहकर खुद भी बाहर आया गया। सार्वी को इस हाल में देख आहान की आंखें नम हो गई थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर आया, रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लेकर लिविंग में आया। आहान ने भी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, वो बस उसके साथ खींचता चला गया। लिविंग में आते ही रुद्र ने आहान को हाथ छोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर झड़ दिया। फिर उसका कॉलर पकड़ जलती आंखों से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसी हरकत करने की? क्या तुम ये भूल गए थे कि जिस लड़की के दामन पर तुम हाथ डाल रहे हो वो सार्वी रुद्र सिंघानिया है? इस रुद्र सिंघानिया के कलेजा का टुकड़ा है। अंकल प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, आहान ने भरे गले से कहा। वहीं उसकी जिम्मेदारी वाली बात सुनते ही रुद्र का खून खौल गया। उसने एक बार फिर आहान को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो थप्पड़ आहान को लगने के बजाय सार्वी के गाल पर लगा, क्योंकि सार्वी अचानक से आहान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सार्वी को वहां देख सिया और मीरा की आंखें बड़ी हो गई। ऊपर से रुद्र का इतना जोर से थप्पड़ मारना, दोनों ने ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। दरअसल सार्वी की अभी आंख लगी ही थी कि उसे नीचे से रुद्र के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो नीचे आई थी। लिविंग में आते ही रुद्र ने आहान को हाथ छोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर झड़ दिया। फिर उसका कॉलर पकड़ जलती आंखों से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसी हरकत करने की? क्या तुम ये भूल गए थे कि जिस लड़की के दामन पर तुम हाथ डाल रहे हो वो सार्वी रुद्र सिंघानिया है? इस रुद्र सिंघानिया के कलेजा का टुकड़ा है। अंकल प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, आहान ने भरे गले से कहा। वहीं उसकी जिम्मेदारी वाली बात सुनते ही रुद्र का खून खौल गया। उसने एक बार फिर आहान को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो थप्पड़ आहान को लगने के बजाय सार्वी के गाल पर लगा, क्योंकि सार्वी अचानक से आहान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सार्वी को वहां देख सिया और मीरा की आंखें बड़ी हो गई। ऊपर से रुद्र का इतना जोर से थप्पड़ मारना, दोनों ने ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। दरअसल सार्वी की अभी आंख लगी ही थी कि उसे नीचे से रुद्र के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो नीचे आई थी। रुद्र जो अब तक संभल चुका था, उसने सार्वी का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे किया और आहान के सामने आकर खड़ा हुआ। आहान ने बड़ी ही बेबसी से रुद्र को देखा, लेकिन रुद्र गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? मेरी बच्ची जिम्मेदारी नहीं है, समझे? उसका बाप इतना काबिल है कि वो पूरी जिंदगी उसे अपने पास रख सकता है
और तुम? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता कि कल मैंने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि मुझसे जो गुनाह हुआ है उसकी कोई माफी नहीं है। इसीलिए मैं हीरोइन से शादी करना चाहता हूँ। आहान ने रुद्र की बात बीच में ही काट सारवी को देखते हुए कहा, जिसे सुनते ही सारवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अच्छी तरह से पता था कि आहान अपनी रोजपिटल्स के लिए कितना पागल है, कितना प्यार करता है। वो अपनी रोजपिटल से ये बात उससे छुपी नहीं थी। वहीं उसकी बात सुन रुद्र सर्द नजरों से उसे घूरते हुए, और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी प्रिंसेस की शादी तुमसे होने दूंगा? कभी नहीं। इसीलिए बस बहुत हो गई तुम सबकी बकवास बातें। आहान की शादी सारवी से होगी, वो भी अभी इसी वक्त। एंड आई होप कि मेरे इस फैसले से यहाँ किसी को ही प्रॉब्लम नहीं होगी। वीर की तेज आवाज सुनते ही रुद्र और आहान की बोलती बंद हो गई। लेकिन वीर की बात सुन रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कस ली और वो तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में चला गया। मीरा ने सिया को उसके पीछे जाने को कहा। सिया एक नजर सारवी को देख कमरे में चली गई। वीर आहान को घूरते हुए, तुम्हें अपनी फैमिली में से किसी को बुलाना हो तो बुला सकते हो। नहीं, मैं अभी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। आई होप आप मेरी बात समझेंगे। आहान ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से कहा तो वीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए सुड़ा, आहान उसे रोकते हुए, अंकल एक मिनट, मुझे मुझे हीरोइन से बात करना है। क्या मैं कर सकता हूँ? उसे उसके कमरे में लेकर जाओ। अभी उसकी हालत ठीक नहीं हुई है। और बीवी, तुम मेरे साथ आओ। कहते हुए वीर ने मीरा को भी अपने साथ बुला लिया। अब वहां सिर्फ आहान और सारवी बचे थे। आहान को इतना तो समझ आ ही गया था कि वीर ने उसे बात करने की परमिशन दे दी है। वो चलते हुए सारवी के पास आया जो सिर झुकाए खड़ी थी। वही सारवी उसे अपनी तरफ आता महसूस कर धीमे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। आहान ने उसे देखा और फिर उसके पीछे चलते हुए उसने एक झटके में ही उसे गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। गिरने के डर से सारवी ने दोनों बाह उसके गले में डाल दी, लेकिन वो आहान की तरफ देख भी नहीं रही थी। और यही बात आहान को सबसे ज्यादा खल रही थी। सारवी के सामने खड़ा आहान सारवी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारवी सिर झुकाए चुपचाप अपनी जगह खड़ी थी। वीर के कहने पर आहान उसे उसके कमरे में लेकर आ गया था, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा था। आहान ने हाथ बढ़ाया और सारवी का चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन सारवी के चेहरे पर आंसुओं की बूंदें देख आहान बड़ी ही बेचैनी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, ए हीरोइनी, तुम रोना बंद करो यार। वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नवाब साहब, आपने नीचे सबसे शादी के लिए क्यों कहा? क्या आप भूल गए कि आपको अपनी रोजपिटल्स का इंतजार है? उससे आप कितनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी आपने हमसे शादी करने का फैसला क्यों लिया? हम मानते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। हीरोइन, हमारे बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और ये बात मैं कभी न भूल पाऊंगा। रही बात मेरी रोजपिटल्स की, तो वो मेरी पहली मोहब्बत है। हीरोइन, उसे भूलना मतलब आहान जिंदल का इस दुनिया से जाना, क्योंकि जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा।
हीरोइन, तुमसे शादी होने के बाद मैं पूरी तरह से लॉयल रहूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे रोजपिटल से मिलना है। उसे देखना है कि वो चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरी मेरी रोजपिटल्स, जो अपने दीदार के लिए उसने मुझे इतना तड़पा कर रख दिया। उससे पूछना है क्या मेरी धड़कनों का शोर उस तक नहीं पहुंचता जो उसने आने में इतनी देर कर दी। उससे पूछना है कि अपने रेशमी जुल्फों को संवारते वक्त उसे ये पता नहीं चलता कि मेरी उंगलियां उसके जुल्फों में फिसली हो। उससे पूछूंगा हीरोइन की उसके पैरों में बंधे नूपुर की खनखन ने उसे मेरे आने की आहट क्यों नहीं दी, जो उसने मेरी तरफ आने में इतनी देर कर दी। उससे पूछूंगा कि उसके कानों में सजे झुमके जब उसके गालों को चूमते हैं तो उसे ये कैसे नहीं पता चला कि उन झुमकों से मुझे कितनी जलन होती है। आहान की आंखें भरी हुई देख सारथी ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आहान अपनी रोजपिटल से कितना प्यार करता है और उससे मिलने की तड़प उसकी बातों में साफ झलक रहा था। आहान ने आंखों को बड़ी ही बेदर्दी से रगड़ा और फीकेपन से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इस बार उसे खुद चलकर मुझ तक आना होगा। अगर मेरी मोहब्बत की जरा सी भी तपिश उसे महसूस हुई होगी तो इस बार उसे मुझ तक आना होगा। आई प्रॉमिस हीरोइन, एक बार उससे मिलने के बाद मैं दोबारा कभी उसकी तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि तब मैं तुम्हारा पति भी रहूंगा। सारवी रोते हुए उसके गले लग गई। आहान ने भी उसके इर्द गिर्द अपने बाहें कसी और आंखें बंद कर दिल ही दिल में रो पड़ा। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के लिए ही तड़प रहे थे। मोहब्बत में अभी उन्हें कितने इम्तिहान पास करने होंगे इसका दोनों को कोई अंदाजा नहीं था। आहान सारवी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, और फिर जो गलती उसने की है उसका प्रायश्चित वो इस शादी से करना चाहता था। लेकिन सारवी ने सोच लिया था वो ये शादी नहीं करेगी, और इसके लिए वो अर्थ से बात करने वाली थी। 1 घंटे बाद सिंघानिया मेंसन में एक बहुत ही प्यारा सा मंडप सजा हुआ था। ये सब कुछ वीर ने करवाया था। इतने शॉर्ट टाइम में उससे जो हो सकता था उसने वो सब किया था। और अब रघुवंशी मेंसन से लेकर ठाकुर और मल्होत्रा मेसन के लोग भी सिंघानिया मेसन में मौजूद थे। हालांकि सारवी की शादी वो भी इतनी जल्दी होना सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन मीरा ने सबको थोड़ा बहुत बता दिया, जिसकी वजह से अब कुछ कहते नहीं बन रहा था। अर्श, निधान और रूहान को जैसे ही ये बात पता चली वो तीनों तो आहान को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन बाकी सबने जैसे तैसे तीनों को संभाला। आहान इस वक्त पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। उसने अभी तक अपने घरवालों को भी कुछ नहीं बताया था। उसके डैड इस वक्त आउट ऑफ सिटी गए थे, तो अपने मॉम के नेचर से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। उसकी मॉम उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव थी। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो इसका सारा ब्लेम सारवी पर डाल देंगी। इसीलिए उसने वीर को अभी अपने घरवालों को बुलाने से मना कर दिया था। दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए वो इस वक्त गेस्ट रूम में बैठा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आहान ने सिर ऊपर उठाया और सामने प्रत्यक्ष और निर्मित को देख उसे इस वक्त उसे कैसा फील हुआ इसका अंदाजा उसका चेहरा देखकर ही पता चल सकता था। आहान एक झटके से उसके गले लग गया। प्रत्यक्ष ने भी उसके कंधे पर हाथ रख उसे खुद में भींचते हुए बोला, तुमने तो दोस्ती अच्छे से निभाई नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष शेरगिल अपने रिश्ते बखूबी निभाता है। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? और यहाँ आहान उससे अलग हो असमंजस में दोनों को देखते हुए बोला,
निर्मित अहान के गले लग बड़े ही अपनेपन से। अहान भाई, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों को कैसे पता? प्रत्यक्ष हल्का सा मुस्कुराया और अभी कुछ देर पहले के बारे में सोचने लगा। जब उसने अनाया को कॉल किया तो अनाया सिंघानिया मेंसन के लिए निकल रही थी। उसने जल्दीबाजी में प्रत्यक्ष को थोड़ी बहुत बातें बता कर कॉल कट कर दिया था। प्रत्यक्ष जब यहाँ आया तो सबसे पहले उसकी मुलाकात मीरा से ही हुई और उसने ही उन दोनों को गेस्ट रूम में अहान के पास भेजा था। प्रत्यक्ष ने अहान के कंधे पर हाथ रखा और बेड पर रखे शेरवानी की तरफ देखते हुए बोला, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, लेकिन अब जब तुमने शादी का फैसला कर ही लिया है तो रेडी हो जाओ। इधर सारवी के कमरे में सारवी दुल्हन का जोड़ा पहने आईने के सामने बैठी थी। उसके चेहरे की मायूसी और उदासी ने जैसे उसकी खूबसूरती ही छीन ली हो। सिया उसके कमरे में आई, उसे देखते ही सारवी की पलकें झुक गई। सिया ने उसके चीन पर हाथ रख उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में बारी बारी से झांकते हुए बोली, अपनी माँ से नजरें चुराने की जरूर कब से पड़ने लगी हमारी बच्ची को। हमने कहा था ना तुमसे कि हम तुम्हारी माँ बाद में होंगे, लेकिन उससे पहले हम दोनों फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से नजर कभी नहीं चुराता। अगर चुराता भी है तो उसके दिल में जरूर कोई न कोई खोट होगा और हमें नहीं लगता कि हमारी बच्ची के दिल में कोई खोट है। सिया की बात सुनते ही सारवी की पलकें झट से ऊपर उठ गई। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई, जिन्हें उंगलियों से साफ करते हुए सिया बोली, हमारी बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया है बेटा, जो गलत होना था वो हो चुका, लेकिन अब सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा मम्मा। हम नवाब साहब से शादी नहीं कर सकते, हमें बड़े पापा से बात करनी है। लेकिन तुम्हारे बड़े पापा ने फैसला ले लिया है कि शादी होकर ही रहेगी। दरवाजे पर खड़े वीर ने कहा। सारवी के साथ साथ सिया भी उसे देखने लगी। वीर अंदर आया और सारवी का माथे को प्यार से चूम उसे देख बोला, बच्चे, मैंने जो फैसला लिया है वो नहीं बदलने वाला, इसीलिए अपनी कसम देने के बारे में तो सोचना भी मत। अब चलो बाहर, पंडित जी बुला रहे हैं। सारवी की आंखों से आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए, जिसे देखते ही वीर ने अपनी नजरें फेर ली। उसके आंसुओं से वीर के दिल पर क्या बीत रही थी ये कोई नहीं समझ सकता था। सारवी का हाथ पकड़े वो मंडप तक आया। अहान पहले ही मंडप में बैठ चुका था। प्रत्यक्ष और निर्मित वही सोफे पर बैठे उसे देख रहे थे। सिया और रूही ने सारवी को अहान के बगल में बिठाया। इसी के साथ पंडित जी के मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। अनाया प्रत्यक्ष के बगल में खड़ी हो सामने सारवी और अहान को देखते हुए बोली, तो तुम अहान जीजू के फ्रेंड हो? सिर्फ फ्रेंड नहीं, भाई की तरह है वो मेरा। प्रत्यक्ष भी सामने देखते हुए ही बोला। अनाया ने एक नजर निर्मित को देखा और बोली, और ये भाई है या फिर दोस्त? ये मेरा छोटा भाई निर्मित शेरगिल और तुम्हारा होने वाला देवर है, प्रत्यक्ष ने कहा। तो अनाया ने एक गहरी नजर उस पर डाली, फिर सामने अहान को देखते हुए, तो क्या तुम यहाँ सिर्फ उनके लिए आए हो? प्रत्यक्ष शेरगिल के दिल पर हुकूमत करती हो, इसीलिए तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा एंग्री बर्ड। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त के लिए ही आया हूँ, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। अनाया ने अब कुछ नहीं कहा और चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए वहां से साइड हो गई। इधर अव्या के साथ खड़ी श्रव्या की नजर जैसे ही निर्मित पर पड़ी, उसकी आंखें
बड़ी हो गई। वो झट से अपनी जगह से उठकर उसके बगल में खाली जगह पर बैठ पलके झपकाते हुए धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ भी आ गए। सच सच बताओ कहीं, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? वरना जहां मैं जाती है वहीं तुम भी पहुंच जाते हो। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। जस्ट शट योर माउथ, सिल्ली गर्ल। मेरा इतना बुरा दिन नहीं आया है कि मैं तुम जैसी बकबक मशीन का पीछा करूं। मैं यहाँ सिर्फ आहान भाई के लिए आया हूँ। एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। वही श्रव्या को उसके बाकी बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने लिए बकबक मशीन सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में आंखें छोटी कर उसे घूरा और बोली, मैं बकबक मशीन तो तुम भी कोई सनी देओल नहीं हो। अरे शक्ल देखना कभी आईने में, तुम तो चलता फिरता रोबोट लगते हो जिसके चेहरे पर 50 किलो का एटीट्यूड रहता है। हाँ नहीं तो बड़े आए मुझे बकबक मशीन कहने वाले। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो वापस अव्या के साथ आकर बैठ गई। इधर आहान और सारवी अब फेरों के लिए खड़े थे। दोनों के ही चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, लेकिन कोई क्या ही कुछ करता। रुद्र वीर से नाराज था और ये बात वीर भी बखूबी समझ रहा था, लेकिन उसने इस वक्त रुद्र से कोई बात नहीं की। थोड़ी ही देर में फेरे पूरे हुए और पंडित जी के कहने पर आहान ने कांपते हाथी से सारवी के मांग में सिंदूर भरकर उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। दोनों की ही आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। अब दोनों को सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना था। वही धरा की नजरें अर्श पर थी। हमेशा हंसी मजाक करने वाला अर्श इस वक्त एकदम सीरियस नजर आ रहा था। शादी जैसे ही पूरी हुई वो अपनी जगह से उठकर बाहर चला गया। उसे ऐसे अकेले जाते देख धरा भी तेज कदमों से उसके पीछे चली गई। वहीं अनीशा के साथ बैठी मिश्का तो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। रूही रूहान और अनीशा को ऐसे परेशानी में घर से बाहर जाते देख वो भी उनके साथ आ गई थी। निर्वी भी निधान के साथ आई थी। चूंकि शाम को ही निधान की सगाई थी तो उसकी तैयारियां भी करनी जरूरी थी, जिसकी वजह से अनुषा आ नहीं पाई। लेकिन निर्वी से वो पल पल की खबर ले रही थी। जन्नत को अब तक इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। आहान और सारवी रुद्र का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही नीचे झुके कि रुद्र ने सारवी को कंधे से पकड़ अपने गले लगा लिया। पल भर में ही उसकी प्रिंसेस आहान की पत्नी बन गई थी। सारवी को इस नए रूप में देख उसके आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू गालों पर लुढ़क ही गए। शाम को ही निधान की सगाई होने की वजह से वीर ने सारवी की विदाई कल करने को कह दिया था। आहान को भी थोड़ी तसल्ली मिल गई कि वो तब तक अपनी मॉम को अपने तरीके से हैंडल कर लेगा, वरना वो तो सारवी के सामने ही उसे न जाने क्या क्या कह जाती।